टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा हुआ है और आज हम देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, जिसको मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासक ही शासन कर रहे थे, इसीलिए इसको मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के भांति ही मध्यकाल में भी शिक्षा का उचित प्रबंध था। अनेक बातों में दोनों समय के शिक्षा क्रम में बहुत समानता है। छात्र गुरु का सम्मान करते थे और गुरु भी उन्हें अपने पुत्र तुल्य समझते थे। धर्म प्रचार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा प्रायः धार्मिक स्थानों पर दी जाती थी। इस काल में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त कला, संगीत, भूमि व्यवस्था, शासन प्रबंध आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यानी वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा की भांति ही मध्यकालीन शिक्षा में भी धर्म का प्रचार मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा बालकों को और भी सारी चीज़ें, कला, संगीत वगैरह की भी शिक्षा दी जाती थी और जो गुरु एवं शिष्य थे उनके बीच भी पिता और पुत्र तुल्य व्यवहार हुआ करता था। यानी ये इन सब में कॉमन पॉइंट है। ठीक है, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा, तीनों में ये कॉमन पॉइंट है। तो अब देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। यानी जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसका उद्देश्य क्या हुआ करता था। पहला है मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार, यानी कि जो मुस्लिम है वो पढ़े लिखे, उनमें ज्ञान का प्रसार हो, ये मध्यकालीन शिक्षा का पहला उद्देश्य था। दूसरा है इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अब धर्म का प्रचार तो बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य भी था, वैदिक कालीन शिक्षा का भी उद्देश्य था, उसी तरीके से मध्यकालीन शिक्षा का भी उद्देश्य धर्म का प्रचार ही था। फिर है धार्मिकता का समावेशन। ये चीज़ भी बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा से मिलती है कि इसमें भी बच्चों को धार्मिकता एवं नैतिकता पर विशेष बल दिया जाता था, है ना। तीनों में ये कॉमन पॉइंट है। फिर अगला है चरित्र का निर्माण। बच्चों को कोई भी शिक्षा दी जा रही है तो उसमें एक ये पॉइंट होता ही है कि उनके चरित्र का निर्माण हो। फिर है मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। अब मुस्लिम कालीन शिक्षा है, मध्यकालीन शिक्षा है, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना ही उद्देश्य रहेगा, क्योंकि जब जो लोग पढ़े लिखे होंगे वही श्रेष्ठ माने जाएंगे, है ना। तो जब मुस्लिम पढ़े लिखे होंगे तो मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना ऑलरेडी हो जाएगी। तो ये है मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। अब विशेषताएं देखते हैं। पहला है बिस्मिल्लाह रस्म। शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म के द्वारा किया जाता था। जैसे कि वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार, बौद्धकालीन शिक्षा में पवज्जा संस्कार, उसी तरीके से मध्यकालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म हुआ करती थी, जिससे कि बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था। फिर अगला है शिक्षण संस्थाएं। अगर हम बौद्धकालीन शिक्षा की बात की जाए तो गुरुग्रह, माफ कीजिएगा, बौद्धकालीन शिक्षा की बात की जाए तो संघ या मठ, वैदिक कालीन शिक्षा की बात की जाए तो गुरुग्रह। उसी तरीके से अगर मध्यकालीन शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे मकतब एवं मदरसे में शिक्षा दी जाती थी। जो मकतब हुआ करता था उसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, जबकि मदरसा में उच्च शिक्षा उस समय दी जाती थी। फिर अब अगली विशेषता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या क्या होता था? इसमें गणित, फारसी, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, मोहम्मद साहब की परंपराएं और इस्लामी कानून आदि की पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया जाता था। उसके अलावा दो तरीके की शिक्षा होती थी। जैसे वैदिक कालीन में परा और अपरा शिक्षा होती थी, यानी एक लौकिक चीज़ों को एक केवल ईश्वर के ध्यान के लिए और दूसरा ईश्वर के ध्यान के साथ साथ गृहस्थ जीवन के लिए भी थी। उसी तरीके से मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी दो तरीके का पाठ्यक्रम हुआ करता था। एक तो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए, जिसमें गणित, फारसी, इतिहास, भूगोल सबको इंक्लूड किया जाता था। दूसरा स्पेशली उन लोगों के लिए जो मौलवी वगैरह बनना चाहते थे या फिर धार्मिक शिक्षा लेना चाहते थे, तो उनको मोहम्मद साहब की परंपराएं, इस्लामिक कानून आदि की जानकारी दी जाती थी। अब आगे देखते हैं शिक्षण विधि। देखिए,
मौखिक शिक्षा तथा रटने पर बल दिया जाता था। शिक्षक अध्यापक के लिए व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी एवं वाद विवाद का प्रयोग किया करते थे। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में भी ज्ञान को कंठस्थ कराया जाता था, रटाया जाता था। उसी तरीके से जो मध्यकालीन शिक्षा थी, इसमें भी व्याख्यान विधि द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी, यानी रटने पर देखा जाए तो इस पर भी बल दिया जाता था। फिर है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध मधुर व घनिष्ठ हुआ करते थे। देखिए, ये सारी चीज़ें वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और इसमें भी कॉमन है कि गुरु शिष्य संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। लेकिन एक अंतर क्या है कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी या फिर वैदिक कालीन शिक्षा थी, उसमें पुत्र एवं पिता तुल्य व्यवहार हुआ करता था। लेकिन मुस्लिम शिक्षा की बात की जाए तो इसमें गुरु को श्रेष्ठ माना जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा ही श्रेष्ठ। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी इसमें, ये मान के चलिए। ठीक है। फिर अगला है अनुशासन। अनुशासन के बारे में तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा या फिर मध्यकालीन शिक्षा में अनुशासन की व्यवस्था कैसे होती थी। तो देखिए, मुस्लिम काल में छात्र अत्यधिक अनुशासन में रहते थे। नैतिक व व्यवहारिक शिष्टाचार, विनयशीलता तथा आत्मानुशासन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य था। दैनिक पाठ याद न करने पर, झूठ बोलने पर, अनैतिक व्यवहार करने पर, अशिष्ट आचरण करने पर छात्रों को कठोर शारीरिक दंड मिलता था। शारीरिक दंड कहने का मतलब आप अपनी वाली ही समझ लीजिए, मारपीट, लात, घूसा, डस्टर, जिस चीज़ से भी मार पाते थे मार देते थे, क्योंकि उस समय अनुशासन इसी में था, यानी कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था मध्यकालीन शिक्षा में। ठीक है, अनुशासन के बारे में ये हो गया। अब अगली है परीक्षा प्रणाली। औपचारिक शिक्षा प्रणाली प्रचलित नहीं थी। जैसे आज के टाइम पे एग्ज़ाम हो जाता है, ऐसा उस टाइम पे नहीं होता था। ना ही बौद्धकालीन शिक्षा और ना ही वैदिक कालीन शिक्षा, यहाँ पे कहीं पे भी परीक्षा नहीं होती थी। और अगर आपको याद हो बौद्धकालीन शिक्षा, तो उसमें अगर बच्चे को पूरा ज्ञान दे दिया जाता था, उसके बाद उनको विद्वानों की सभा में ले जाया जाता था, जहाँ पे विद्वान उनसे क्वेश्चन करते थे और बच्चे उसका आंसर दे के अपनी विद्वत्ता सिद्ध करते थे, यानी वहाँ पे भी परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसी तरीके से जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, इसमें भी कोई औपचारिक परीक्षा प्रणाली नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा प्रणाली, माफ़ कीजिएगा, ये परीक्षा प्रणाली है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, जो साहित्य के छात्र होते थे इनको कामिल कहा जाता था। धार्मिक शिक्षा के जो छात्र थे उनको आमिल, तथा तर्क व दर्शन के छात्रों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। 3 महत्वपूर्ण उपाधि, कामिल, आमिल और फाजिल। कामिल धार्मिक शिक्षा, आमिल जो कामिल साहित्य की शिक्षा, आमिल जो थी वो धार्मिक शिक्षा, और फाजिल तर्क व दर्शन के जो विद्यार्थी होते थे उनको ये उपाधि दी जाती थी। फिर अब अगला है छात्रावास। विद्यालय आसपास ही थे, इसलिए छात्रावास की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और अगर आप वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो वहाँ पे बच्चे तो गुरुगृह में ही जाके ही सीखते थे, तो देखा जाए तो वही उनके लिए हॉस्टल हो गया, है ना। तो जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, यहाँ पे छात्रावास या हॉस्टल की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर अगला है वित्त व्यवस्था। राजकीय सहायता के द्वारा ही विद्यालय चलते थे। आर्थिक अभाव के कारण अनेक शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई। देखिए, कोई भी संस्था चलानी है, चाहे वो विद्यालय ही क्यों ना हो, सबके लिए धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के कुछ भी नहीं होगा। उसी तरीके से मुस्लिम कालीन जो शिक्षा पद्धति थी, वहाँ पे भी वित्त की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। जो कुछ होता भी था वो केवल राजकीय सहायता, यानी राजा जो पैसे दे देते थे उसी के अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी। और अगर उनको आर्थिक सहायता ना मिली तो विद्यालय बंद हो जाते थे। इसी कारण उस टाइम पे बहुत सारे विद्यालय बंद भी हो गए थे। फिर अब आगे है स्त्री शिक्षा। ये तो सबसे मेन पॉइंट है। अब कहीं पे भी पढ़ लीजिए, वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा या आधुनिक काल में जो भी शिक्षा पद्धति आई, उसमें स्त्री शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हर जगह पे इसकी चर्चा हुई है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए, मुसलमानों में पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा सार्वजनिक नहीं बन पाई, किंतु मुस्लिम युग में घरों में लड़कियों को शिक्षा की व्यवस्था थी। छोटी बालिकाएं मकतबों में लड़कों के साथ पढ़ती थी, बाद में घरों पर भी उनकी शिक्षा दी जाती थी। देखिए, आज तो काफ़ी हद तक मुस्लिम महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, तो उस टाइम पे अगर हम मध्यकालीन शिक्षा की बात की जाए
तो उस समय मतलब कोई सार्वजनिक शिक्षा पद्धति नहीं थी, क्योंकि उनको घर में ही रखा जाता था, पर्दा प्रथा था। किंतु जो छोटी बच्चियाँ थी उनको मकतबों में पढ़ाया जाता था। मकतब अभी हमने पढ़ा है कि मकतब यहाँ पे जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, यानी अगर प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो बालकों को वहाँ पे भेजा जाता था, लेकिन उच्च शिक्षा उनको नहीं मिल पाती थी, उसके बाद उनको घर में ही पढ़ाया जाता था। फिर है मध्य वर्ग की बालिकाओं को गुलिस्ता, बोस्ता आदि पुस्तकों के द्वारा नैतिक शिक्षा की जानकारी दी जाती थी। धर्म ग्रंथों के साथ साथ गृह शिल्प की शिक्षा भी दी जाती थी। राजघराने की स्त्रियों को राजमहलों में व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती थी। उस मुस्लिम युग में गुलबदन बेगम, सुल्ताना, सलीमा, नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा आदि विदुषियां हुई हैं। और इन सब विदुषियों में कॉमन पॉइंट क्या है? जो गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं की बहन थी। जो नूरजहां थी उनको भी आप जानते हैं, मुमताज महल को भी आप जानते हैं। जो जहां आरा थी वो औरंगजेब की बहन थी। यानी कि जितनी भी विदुषियां हुई हैं वो सभी राजघराने की हुई हैं। यानी कि कोई बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति उस समय नहीं थी। जिनको पढ़ना होता था उनको घर में ही पढ़ाया जाता था, और जो राजमहल में महिलाएं होती थी जिनको पढ़ाना होता था उनको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती थी। इस समय जो महिलाओं की शिक्षा की बात की जाए, स्त्री शिक्षा की बात की जाए, तो मध्यकालीन शिक्षा में केवल 1% से भी कम थी। जो साक्षरता थी वो 1% से भी कम थी मध्यकालीन शिक्षा में। तो ये था स्त्री शिक्षा। अब आगे देख लेते हैं कि इसके गुण कौन से हैं, यानी मध्यकालीन शिक्षा के कौन कौन से गुण हैं। पहला है व्यवहारिक शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा का प्रचार, धार्मिक शिक्षा, इन सब के अलावा भी बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी जो उनके जीवन में काम आए। फिर है निःशुल्क शिक्षा, यानी इस समय भी शिक्षा बालकों को निःशुल्क दी जाती थी। फिर है कक्षा नायकीय पद्धति, कहने का मतलब है मॉनिटरिंग पद्धति, कि जैसे कि क्लास में जो सबसे पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता था उसको मेन बना दिया जाता था, वो अपने गुरु के ज़्यादातर काम किया करता था। ठीक है। फिर है व्यक्तिगत संपर्क, यानी कि जो बच्चे थे वो डायरेक्ट अपने टीचर से इंटरेक्ट कर लेते थे। ठीक है, उनसे संपर्क में रहते थे। फिर है शिक्षा का संरक्षण, यानी उस समय शिक्षा का संरक्षण राजघरानों द्वारा मिला हुआ था। राजघराने खुद शिक्षा को प्रमोट किया करते थे। फिर है शिक्षा की अनिवार्यता, यानी उस समय जो शिक्षा थी वो लोगों के लिए अनिवार्य थी कि पढ़ना लिखना सबको है। फिर है सांस्कृतिक एकता में अभिवृद्धि। फिर अगला क्या है? कला कौशलों में उन्नति, यानी कि जो उस समय पाठ्यक्रम की अभी हमने बात की तो उसमें कला कौशल को भी इंक्लूड किया गया था ताकि वो बच्चे के व्यवहारिक जीवन में भविष्य में उनके काम आए। फिर है धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वयन। अभी ही हमने जब पाठ्यक्रम की बात की थी तो वहाँ पे हमने कहा था कि वहाँ पे 2 तरीके की शिक्षा दी जाती थी। एक धार्मिक शिक्षा जिसमें इस्लामिक कानून और मोहम्मद साहब की परंपराएं वगैरह पढ़ाई जाती थी। दूसरा लौकिक शिक्षा, यानी कि जो हमारे वर्तमान जीवन में काम आए उन सब को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, यानी धार्मिक शिक्षा एवं लौकिक शिक्षा दोनों का समन्वय था। ये था मुस्लिम शिक्षा के गुण। अब देख लेते हैं इसके दोष कौन कौन से हैं। पहला क्या है? शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल, यानी कि देखिए भले ही इसमें कहा गया है लौकिक और पारलौकिक दोनों पक्षों पर बल दिया जाएगा, लेकिन मेन फोकस लौकिक पक्ष पर हुआ करता था। दूसरा क्या है? स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। तो अभी ही हमने पढ़ा था कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी। उस समय स्त्री साक्षरता 1% से भी कम थी। ये इसका एक बहुत बड़ा दोष है। फिर अगला है कि प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि उस समय फारसी और अरबी की ही, उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी, या और जो भारत की अन्य प्रांतीय भाषाएं थी उनकी उपेक्षा की जाती थी। ये भी इसका एक दोष है। फिर है कि हिंदियों की शिक्षा की उपेक्षा। देखिए जो भी शिक्षा दी जाती थी वो मुस्लिम पद्धति के अनुसार ही दी जाती थी, क्योंकि उस समय हमारे भारत पर मुस्लिम शासक ही शासन कर रहे थे, इसीलिए जो हिंदुओं की शिक्षा थी उसकी उस समय उपेक्षा की गई थी। फिर अगला है कि शिक्षा में स्थिरता का अभाव। इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर सहायता मिल रही है, राजकीय सहायता मिल रही है तो शिक्षा चलती रहेगी, लेकिन अगर आर्थिक सहायता बंद कर दी गई तो शिक्षा अस्थिर हो जाएगी, है ना। तो ये भी इसका एक दोष था। फिर है व्यापकता का अभाव,
यानी बहुत बड़े लेवल पे शिक्षा नहीं होती थी, बहुत व्यापक शिक्षा नहीं थी। फिर अगली कमी है कठोर शारीरिक दंड। अभी ही हमने अनुशासन के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे हमने ये देखा था कि बच्चों को लात, गुस्सा, मुक्का, डंडा जो भी पाते थे शिक्षक सबसे कूट के रख देते थे, और ये बहुत बुरी बात है। देखा जाए तो आधे बच्चे इसे स्कूल छोड़ के ही भाग जाएंगे, बताइए। ये इसकी एक दोष था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का ये एक बहुत बड़ा दोष था कि उस समय कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। ठीक है, तो ये था मुस्लिम कालीन शिक्षा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।